ग्रीड एंड फियर यानी लालच और जोखिम जो खतरा है, इन दोनों का जो संतुलन होता है, इससे चलता है शेयर बाजार। आपका लालच कितना है और आप उसके लिए कितना जोखिम उठाना चाहते हैं या कितना डर रहे हैं। एक होता है लालच, लालच में आदमी डर को पार कर जाता है, और जो घबराया हुआ आदमी होता है वो अपने लालच पर काबू पा के रखता है। और इन्हीं दोनों के संतुलन से जो बिल्कुल इनके बीच में बिल्कुल बढ़िया संतुलन बैठा सकता है, उससे कहते हैं कि वो बाजार की रफ्तार समझता है और बाजार में राज कर सकता है। तो ग्रीड एंड फियर, और इसके ग्रीड एंड फियर, ग्रीड बढ़ी हुई है, लालच बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय लालच कर रहे हैं, उनको लग रहा है बाजार में काफ़ी कमाई की संभावना है। और अगर फेयर बढ़ा हुआ है, डर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बाजार नीचे जाएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ घबराहट ज़्यादा लग रही है, तमाम खतरे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे कारण दिख रहे हैं जिनसे बाजार नीचे जा सकता है। तो अब इनके तालमेल का क्या होगा, इसके लिए ग्रीड एंड फियर मीटर बनाया जाता है, उसको देखा जाता है कि वो कहाँ चल रहा है। और जो बड़े मशहूर इसके विशेषज्ञ हैं वो हैं जेफरीज के क्रिस वुड, जो हर एक ग्रीड एंड फियर नोट निकालते हैं। उनका जो ताज़ा ग्रीड एंड फियर नोट आया है भारत के, उन्होंने अपना उनका लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो जो है, लॉन्ग ओनली का मतलब है कि खरीद लिया, रख लिया और इसको बेचने की नहीं सोचेंगे, तो उस लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो को उन्होंने उसमें ट्विकिंग की है, कुछ फेरबदल किया है। HDFC बैंक जो लंबे समय से निवेशकों की आंखों का तारा है, शेयर बाजार का दुलारा है, वो वापस लौट के आया है उस पोर्टफोलियो में, उसका वेटेज बढ़ा रहे हैं वो। हालांकि पिछले काफ़ी समय से, जब से आदित्य पुरी साहब गए हैं और उनकी जगह एस जगदीशन HDFC बैंक के नए CEO बने हैं, तब से HDFC बैंक को लेकर तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है, ख़ास तौर पर शेयर बाजार में। लेकिन अब इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में उसका वेटेज बढ़ा दिया है, 1% बढ़ाया है जितना था उससे। तो और दूसरी तरफ उन्होंने सीमेंस को शामिल किया है पहली बार इस पोर्टफोलियो में, और उसकी जगह उन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाहर किया है। ये जेफरीज के नोट में कहा गया है। और अभी जो इनके जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये एशिया एक्स जापान, एशिया, पूरे एशिया में सिर्फ जापान को एशिया से बाहर करके जो एशिया का पोर्टफोलियो है, लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो, इसमें उन्होंने HDFC बैंक को दोबारा जोड़ा है। और टोटल एक्सपोजर भारत के प्राइवेट बैंक्स पे 12%, मतलब जो उनकी रकम है उसमें से 12% वो भारत के प्राइवेट बैंक्स में लगा रहे हैं। ये उनके ताज़ा नोट में आया है। और उसके साथ किसे कम कर रहे हैं, तो वो मैक्रोटेक, लोढ़ा की जो कंपनी है, लोढ़ा डेवलपर्स, उसकी कंपनी का नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स। दूसरा L&T, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन सब में से कमी करके वो सीमेंस को बढ़ा रहे हैं और सीमेंस को जोड़ रहे हैं और HDFC बैंक का एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। इनका कारण कि पोर्टफोलियो इन्होंने रिजिक कर लिया है, और इसमें पहली बार इन्होंने सीमेंस को जोड़ा है और साथ में HDFC बैंक का एक्सपोजर बढ़ाया है। और इस पोर्टफोलियो में जोमैटो, SBI लाइफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक और प्राइवेट बैंकिंग के बड़े नाम HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक पहले से शामिल हैं। JSW एनर्जी इसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज, JSW की तीनों कंपनियां साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के लिए GMR एयरपोर्ट्स, L&T और सीमेंस इसमें शामिल हैं। और साथ में भारत से जो नाम इसमें हैं, एक जोमैटो का नाम मैंने पहले लिया आपको, जोमैटो, इनका जो ग्लोबल लॉन्ग, ये मैंने एशिया का पोर्टफोलियो दिया, एक ग्लोबल लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, यानी दुनिया की सारी कंपनियों का, उसमें भी इन्होंने जोमैटो, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और L&T को शामिल कर रखा है। और जो केवल इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, उसमें है फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा वेट है, और इनमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI लाइफ, REC और PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार वाली कंपनी, ये सब शामिल हैं। अब जो फेरबदल हुआ है, इसका असर बाजार में दिखता है। जब ये फेरबदल होता है इंडेक्स में, अपने जब वेटेज कम ज़्यादा करते हैं, तो वो साफ है, इस हिसाब से उनको अपने शेयर कुछ बेचने हैं, कुछ खरीदने हैं। तो जिसकी वेटेज यहाँ बढ़ती है बाजार में, उसकी डिमांड बढ़ती है, जिसकी वेटेज यहाँ कम होती है, उसके उतने शेयर बिकने के लिए निकलते हैं। उनको कौन खरीदता है? ज़्यादातर मामलों में जब विदेशी निवेशक बेचता है तो भारतीय निवेशक खरीदता है, यानी जो भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं।
और बहुत लंबे समय तक ये चिंता रही, लोग एफआईआई को देखते हैं कि वो क्या खरीद रहा है, लेकिन पाया जाता है कि जिस वक्त एफआईआई कुछ बेच रहा होता है और अगर वो अच्छी कंपनी है, और उस वक्त जो भारतीय इंस्टीट्यूशंस उसको खरीद रहे होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में देखिए तो वो बहुत फायदे में दिखाई देते हैं, क्योंकि एफआईआई के बेचने से उस शेयर में गिरावट आती है तो वो सस्ते दाम पे मिलता है, और जो खरीद रहा है उस वक्त गिरावट के समय वो भारत का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। तो जब बाजार तेज होता है, जिस वक्त एफआईआई खरीदने लौटते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा होल्डिंग या सबसे ज़्यादा स्टॉक उन्हीं के पास होता है जिन्होंने गिरे हुए दाम पे उसको खरीद कर रखा था। उस वक्त वो उसे बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अब किसके साथ रहने में फ़ायदा है यह आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इस बुनियाद पर भी किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला नहीं करना चाहिए। उसके लिए अपनी रिसर्च, अपनी जानकारी या फिर अपने भरोसेमंद एडवाइज़र की सलाह बहुत ज़रूरी है। विजडम में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।